अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हमने 2024 AQB पेपर क्लास 9 सॉल्व किया था, जो बेसिकली मैंने दो वीडियोस में बनाया था। आज हम जो सॉल्व करेंगे वो AQB क्लास 9 2024 सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे। चले ये स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। ऑलरेडी आपको पता है फार्मूला शीट अब आपको दी जाती है, तो फार्मूला सारे के सारे ये आपके पास मौजूद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, कहता है फॉर अ गिविंग सेट, ये जो सेट गिविंग है ए बी, कंप्लीट कंप्लीट द गिविंग डायग्राम, डायग्राम कंप्लीट करना है। एंड ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। भाई मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है, और ऑन टू फंक्शन की सिंपल सी कंडीशन है, ये जो मेरा बी सेट है, मेरा रेंज कंप्लीट यूज होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सी कंडीशन है, और वो मेरा फंक्शन भी होना चाहिए। और फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? हर डोमेन की, ये डोमेन्स लाते हैं ए बी सी डी, हर डोमेन की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे कि देखें, A1 के पास दिया है और B भी 1 के पास हो। आप सोच रहे होंगे सर ने भी कहा था कि भाई डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए। बिल्कुल एक ही इमेज तो है बच्चा। रेंज, ये बी सेट का एलिमेंट आपके पास रिपीट हुआ है, ए सेट रिपीट नहीं हुआ। ए आपके पास रिपीट नहीं हुआ, बी रिपीट हुआ है। बी रिपीट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये मैंने सी को इधर कंबाइन कर दिया, ये मैंने डी को इधर कंबाइन कर दिया। ये वन ऑफ दी आपके पास ऑन टू फंक्शन है, जरूरी नहीं है खाली यही बने। चलें एक और आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक और बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को इसको दिया, बी को इसको दे दें, सी को इसको, और डी आप जहां चाहें जा सकते हैं। ये डी हो गया, ये भी आपके पास ऑन टू फंक्शन हो गया। तो आपको एक मार्क्स यहां से मिल जाएगा। अच्छा जी, अब सेकंड आपके पास कहता है कि आपको, सेकंड आपके पास कहता है एन इनटू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। अब बी से ए में मुझे इनटू फंक्शन बनाना है। अब इनटू फंक्शन का मतलब होता है अब की बार बी टू ए, ए आपके पास है ना, तो ए में आपके पास एलिमेंट बचना चाहिए, एक एलिमेंट बचना चाहिए, यानी वो कंप्लीट यूज नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल ये देखें, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके पास इनटू फंक्शन है, मैंने डी बचा दिया। अच्छा जी, बहुत सारे तरीके हैं, ये देखें दिस वन और दिस वन और दिस वन, इसके लिए फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तीन एलिमेंट मैंने बचा दिए आपके पास। तो देयर इज लॉट्स ऑफ वे, बहुत सारे वेज हैं जिससे आपके पास इनटू फंक्शन बन सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, आइए नेक्स्ट चलते हैं। कैन वी राइट एन इनटू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। अब ये कहता है क्या मैं कोई ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जो बी से ए पे हो, और वो आपके पास क्या हो, ऑन टू हो। अच्छा जी, ऑन टू फंक्शन बी टू ए, चेक करते, पहले बनाना चेक करते क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके भाई, मैंने इसको ये दिया, इसको ये दिया, इसको ये दिया। अगर मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है तो मुझे ऑब्वियसली, अब बी टू ए है तो ए में मेरे पास सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये यूज नहीं हो रहा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज करवाता भी हूँ तो डिफिकल्टी ये है, यहाँ तो फिर डोमेन रिपीट हो जाती है, क्योंकि अब की बार तो बी डोमेन है ना हमारे पास। अब डोमेन रिपीट होती है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकता बी टू ए में। रीजन बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। वन ऑफ द वे आपके पास ये हो सकता है, नंबर ऑफ डोमेन सेट ऑफ बी इज लेस देन, लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यानी क्योंकि बी के एलिमेंट कम है और ए के एलिमेंट आपके पास ज्यादा है,
तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आपके पास कोई ऑन टू फंक्शन आए। तो वन ऑफ द रीजन ये है। और भी आप बहुत सारे तरीके बोल सकते हैं, जितना चाहें आप उसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपके बच्चा कि अब जब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम फंक्शन हमारा बन नहीं रहा, रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है डोमेन में। तो जो जितना आप वर्डिंग लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये वन ऑफ द वे है जो आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास यहां पर है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 2x-1 प्लस log 2 1/8 0 के बराबर है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं वर्किंग। अगर प्लस हो और दो लॉगरिथम हो, सेम बेस हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक लॉग लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रख दिया। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेस ये खिलाता है पावर और ये पूरा खिलाता है नंबर। तो मैं लिखूंगा बेस, अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बेस पावर और ये मेरा हो जाएगा नंबर 1/8, यानी बस 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/8 लिखें या 8 डिवाइड में लिखें, एक ही बात है। 1 इक्वल्स टू x-1/8, किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर वो 1 के बराबर होता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 1 जा 8, x-1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। -1 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वो प्लस का 1 हो जाएगा। और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कंटिन्यूसली प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। अच्छा जी, पहले तो ये क्वेश्चन लिखिए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको टेक्निक बताता हूँ, आपके पास तो आपको फार्मूलाज मौजूद हैं। अब तो डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। ओके, अब पीछे फार्मूला शीट में जाएं और देखें, आपके पास एक ये फार्मूला लिखा हुआ होगा, a-b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। और एक और फॉर्मूला भी लिखा होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यही फॉर्मूला क्यों सोचा पीछे से लेने के लिए। तो देखें, ये दो टर्म्स और ये तीन टर्म्स, अगेन दो टर्म्स और ये तीन टर्म्स। तो जब मैं इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं तो मेरे जहन में यही फॉर्मूला आते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला वहां से चूज कर लिया। अभी भी गड़बड़ ये है, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, और अगर यहां पर प्लस होता तो यहां माइनस। इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लीकेशन में अरेंज करना होगा। देखिए, 1-2 ए को मैं प्लस वाले के साथ कंबाइन करता हूं, 1 + 2a + 4a स्क्वायर। और 1 + 2a यानी प्लस वाले को कंबाइन करता हूं 1 - 2a + 4a स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं भाई, a-b, ये देखें, a-b। अब देखिए मैं फॉर्मूला तो लगा सकता हूं, a - b ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बी स्क्वायर। और यहां पर a + b, यहां पर a + b और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जरा नोटिस कीजिए कैसे प्रोसेस होगा, इस फॉर्म को देखिए। ओके, नाउ ए की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू 2a है, हमें एक तो आइडिया आ गया। फिर ए स्क्वायर, फिर ए बी, और फिर बी स्क्वायर। देखें ना, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये वाला भाई साहब तो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इस पूरी ब्रैकेट को मुझे इस वाले में बंद करना है। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए ए की वैल्यू 1 है, माइनस, और बी की वैल्यू क्या है, 2a होल क्यूब। चले जी, एक मैंने ये बंद कर दिया, यानी ये मैंने बंद कर दिया। अब इस वाले की बारी, ये वाला प्लस वाला है। अच्छा, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ये वाला प्लस वाला है, तो आपके पास इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। ओके, ए की वैल्यू इसमें भी 1 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, इसमें भी 2a है, बस बीच में प्लस, होल क्यूब। ओके, 1 का क्यूब 1, और ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, और a का क्यूब a क्यूब। ओके, 1 प्लस 8a क्यूब। अब बड़ा फेमस फार्मूला आपके पास है भाई, वो फेमस फार्मूला क्या है आपके पास, वो फार्मूला है a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर 64, और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें से कोई एक ही करना था, डेफिनेटली मैं दोनों आपको करके दिखा रहा हूँ। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरा 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलें, आपको अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, कहता है अगर आपके पास x बराबर है 2 माइनस रेडिकल 3, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x। तो आपके पास x की वैल्यू तो है, मगर आपके पास 1/x की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले 1/x निकालते हैं, जो किसके बराबर जो किसके बराबर होगा, 1 की जगह 1, x की जगह 2 माइनस रेडिकल 3। अब हम रैशनलाइज करेंगे, जब भी आपके पास सर्ट्स हो, सर्ट्स क्या होता है, जिसमें आपके पास रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। अगर दो टर्म्स हो तो वो बाइनोमियल सर्ट्स कहलाते हैं। अब ये बाइनोमियल सर्ट्स हैं, तो मैं इनका कॉन्जुगेट करूंगा। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अगर माइनस का हो तो आप उसको 2 दफा मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस का लिखें। 1/x वैसे ही 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ा फेमस फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकती हैं। 1/x 2 प्लस रेडिकल 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल 3, 1/x। अब नीचे 1 बच रहा है भाई, नीचे 1 बच रहा है, तो 1 आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। तो 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। बिंगो, इसका मतलब ये है कि अब मैं x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। x की वैल्यू है 2 माइनस रेडिकल 3, प्लस 1/x की वैल्यू है 2 प्लस रेडिकल 3। ये हो गया कैंसिल आउट, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी x प्लस 1/x किसके बराबर आ गया, 4 के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मजे का था, इतना मुश्किल नहीं था। कोई भी एक चूज करना होगा, ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन में कोई भी एक चूज करना, तो मैंने दोनों करवा दिए। अब आप जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। ओके जनाब, यहाँ पर भी कह रहा है कोई भी एक चूज करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, x⁴ प्लस 1। अब भाई अगर आपके पास इस किस्म की फैक्टराइजेशन हो, पहचानने में क्या होगा, 4 पावर होगा, और यहाँ पर भी कोई परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। बेसिकली ये इस फॉर्म की होती है, a⁴ प्लस 4 b⁴, इस टाइप की फैक्टराइजेशन होती है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, चले आइए पूरे स्टेप आपको समझाते हैं। स्टेप नंबर 1, आप क्या करेंगे, आप ये दो टर्म्स को किसी ना किसी तरीके से
इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो बेसिकली किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। यानी आपने क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से इन दो टर्म्स को इन तीन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्मूले में बंद कर देना है। अब ये कैसे होगा, चलो ये सिखाते हैं आपको। एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। फायदा क्या हुआ, ये ए स्क्वायर की फॉर्म हो गई, यानी मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, जो इस वक्त एक्स स्क्वायर है 4। थोड़ा सा गैप छोड़ के 4 को लिख सकता हूँ 2 पावर 2। तो इसका मतलब मैंने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। बी की वैल्यू 2 है, ध्यान में रखिएगा। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं, और बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर नहीं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 2ab। तो मैंने लिखा 2, मैंने ए की वैल्यू फाइंड की है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू फाइंड की है 2। क्योंकि ये मौजूद ही नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म दी है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स्ट्रा टर्म, अगर ये मैंने प्लस की दी है तो मैं इसकी माइनस की टर्म भी दूंगा, यानी मुझे इसकी माइनस की टर्म भी देनी होगी लाजमी तौर पर, क्योंकि मैंने खुद से ऐड किया है तो मुझे उसकी सब्ट्रैक्शन भी रखनी होगी। अब क्या फायदा हुआ, अब ये फायदा हुआ कि ये पूरी चीज मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी मैं अब इस पूरी चीज को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर। सिर्फ मुझे ए की वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर, मुझे बी की वैल्यू चाहिए 2, और जो इसका साइन होगा वो इसका साइन चाहिए होगा। और जो रिमेनिंग बच गया उसको भूलिएगा नहीं दोस्तों, वो क्या है आपके पास, -2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे मूव करता जा रहा हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे स्टेप्स आपके पास होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और मैं इसको भी होल स्क्वायर में बना रहा हूं। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप उसको एक दफा प्लस में लिख देते हो और एक दफा माइनस में। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि मैं, ये मेरी ए की वैल्यू है और ये मेरी बी की, खाली ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू। ए, ये मेरा ए है, प्लस बी। देखिए मैंने डिफरेंस रखा है, आई होप आपको ताकि बात समझ आ जाए। ओके, फिर हमारे पास ए माइनस, और फिर हमारे पास बी, बी की वैल्यू 2x है, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो मुझे 4 मार्क्स दे देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये आपके पास रिपीट हुआ है बच्चों, ये पिछले ईयर्स में भी आ चुका है, तो बहुत केयरफुली समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, मुझे पी की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। इफ पी एक्स माइनस पी, ये पी एक्स माइनस पी डिवाइड हो रहा है, किस चीज से डिवाइड हो रहा है, x-4 अपॉन पी से। यानी ये डिवाइड हो रहा है x-4 अपॉन पी से, और जो रिमाइंडर दे रहा है, ये मेरा रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर कितना दे रहा है, पी स्क्वायर माइनस पी। अच्छा जी, अब मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है ये चीज, अगर मैं डिवीजन के फॉर्म में बताऊं, इस चीज को जब मैंने डिवाइड किया x-4 अपॉन पी से, तो उसने क्या किया, आखिर में जो आंसर दिया ना मुझे, रिमाइंडर, वो मुझे ये दिया। तो कह रहा है मुझे पी की वैल्यू फाइंड करके बताओ। चलें जी, अगर आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेक्निक क्या यूज करूंगा, वो टेक्निक देखिएगा। ओके, सो
अगर आपके पास रिमाइंडर मिला हो और ये डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या करें, जो भी डिवाइड कर रहा हो उसको सेट करें 0 के बराबर, और जल्दी से वहां आप क्या करें, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इधर मूव करेगा तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करें नेक्स्ट, अब आप ये वैल्यू पुट करें जो डिवाइड हो रहा है, एक्स की वैल्यू पुट करें, पी एक्स की जगह, यानी मैं अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, पी एक्स की जगह 4/p माइनस पी। और जब आपने ये वैल्यू पुट कर ली है, तो क्योंकि ये वैल्यू पुट की है, जो वो आंसर जो भी वैल्यू पुट करने के बाद आता है ना, वो बेसिकली आपका रिमाइंडर होता है। और इसने रिमाइंडर दिया हुआ है आपको। रिमाइंडर किसके बराबर है, पी स्क्वायर माइनस पी के। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 4 - p इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी। दोनों माइनस के हैं, कैंसिल हो सकते हैं, एडिशन में 0 बन जाएगा आपके पास। यानी एडिशन में या माइनस की उधर शिफ्ट करूंगा, प्लस का पी हो जाएगा, तब भी खत्म हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी। तो इसका मतलब 4 बराबर है पी स्क्वायर के। और अगर मुझे पी चाहिए तो मुझे लगाना होगा रेडिकल, तो +-2 बराबर हो जाएगा पी के। और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये भी 4 मार्क्स का था। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जी, के मेथड आपके पास आ गया है। अब के मेथड को चलाते हैं। कहता है, अगर मैं आपको कहूं A/B इज इक्वल टू C/D, और मैं आपसे कहूं मुझे प्रूव करके दिखाओ थ्रू के मेथड ये चीज, तो कर देते हैं भाई इसको प्रूफ। ओके, अब के मेथड स्टार्ट कैसे होता है दोस्तों। के मेथड स्टार्ट ऐसे होता है, जो भी आपको दिया हो रेशो में, A/B इज इक्वल टू C/D, उसको आप के बराबर करते हो। इसका मतलब A/B भी के बराबर है, और इसका मतलब एक ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही वैल्यू फाइंड कर लेते हो। सिमिलरली आपके पास C/D भी के बराबर होता है, तो इसका मतलब C की वैल्यू भी आ गई डी के। और अब आपके पास टास्क ये होता है, आप सिंपली जो आपको चीज दी हुई है वहां पर आप ए और सी की वैल्यू पुट करो। 5 ए की जगह बी के, आप देख सकते हैं ये ए है। अब बी की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको वैसे ही रखूंगा। 5 नीचे आ जाओ, ए की जगह बी के +3, बी की कोई वैल्यू नहीं है उसको वैसे ही रखो। 5 सी की जगह डी के। ओके, 5 सी की जगह डी के। ओके, तो ये हो जाएगा 5 बी के -3 बी अपॉन, बल्कि कॉमन देख सकता हूँ, बी और बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से बचेगा 5 के -3। नीचे भी बी कॉमन आ रहा है भाई, ये देखें बी और बी, तो यहाँ बचेगा 5 के +3। यहाँ पर कॉमन है डी, तो बचेगा 5 के - डी। यहाँ पर भी डी कॉमन है, तो बचेगा 5 के +3। ओके, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, जो रिमेनिंग चीज बची है वो एग्जैक्टली बराबर है। और अगर वो बराबर है तो हमने वेरीफाई कर दिया के मेथड से कि आपके पास ये दो स्टेटमेंट जो बनी हुई हैं ये बिल्कुल ठीक है। हमें 3 मार्क्स मिल गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, मूव कर जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारे पास, मैट्राइसिस। ओके जी, एक छोटी सी चीज प्रूव करनी है, जल्दी जल्दी प्रूव कर लेते हैं उस चीज को भी। कहता है, अगर ए और बी आपके पास मैं दे दूं, तो ए बी का इनवर्स एक्चुअली बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ओके, तो मैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहता हूं।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए बी का इनवर्स। अब ए बी के इनवर्स के लिए पहले मुझे ए बी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मैंने रखा ए बी। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? रॉ मल्टीप्लाई करती है कॉलम से, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों? वन मल्टीप्लाई होगा वन से, आंसर वन हमेशा प्लस, और टू मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो टू जीरो जा जीरो। फिर वन मल्टीप्लाई होगा, यानी देखें, अब रो अगर एक और कॉलम है तो अगेन यही रो मल्टीप्लाई होगी। वन मल्टीप्लाई होगा जीरो से, जीरो, प्लस टू मल्टीप्लाई होगा वन से, टू। अब कोई और कॉलम मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर स्टॉप कर जाएं। अब नीचे दूसरी रो पे आप आ सकते हैं। बच्चों, अगर आपको बहुत तफसील से हर वीडियो को, हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को पढ़ना है, तो मेरे पास इसी चैनल में 9th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की। आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत तफसील से, बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। वापस। ओके, अब यही काम नीचे वाली रो से होगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो। वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन। ओके, ए बी की मल्टीप्लीकेशन आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन, टू, जीरो, वन। अच्छा जी, अब मैं ए बी का इनवर्स निकाल सकता हूं। ए बी का इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये कैसे प्रोसेस होगा दोस्तों? वेरी सिंपल। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स है, सॉरी, ये होगा ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम अभी ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दोनों को चेंज कर लूं। सो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ये किस तरह से होगा? एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। आप क्या करें, पहला और आखिरी की जगह चेंज करें, और दूसरे और तीसरे का साइन चेंज कर दें। अगर प्लस का हो तो माइनस, अगर माइनस का हो तो प्लस। भाई जीरो का साइन तो चेंज हो नहीं सकता, जीरो तो जीरो है। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, वन वन जा वन, हमेशा माइनस। दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, टू जीरो जा जीरो। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया वन, माइनस टू, जीरो, वन। अब नीचे वन लिखें, लिखें, आपकी मर्जी। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी, ए बी का इनवर्स। चलें जी, अब बारी करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने की, यानी बी इनवर्स, ए इनवर्स। तो जनाब, अब मुझे बी इनवर्स निकालना है। किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी मैट्रिक्स पे आऊंगा मैं। ओके, जैसे हमने यहाँ काम किया था, बी मैट्रिक्स पहले और आखिरी का जगहें चेंज कर देंगे, ये वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकियों के साइन, क्या फर्क पड़ता है साइन का रूप? साइन से भी क्या फर्क पड़ता है, ये वैसे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट। डिटर्मिनेंट, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, वन हमेशा माइनस, दूसरे को तीसरे से। तो जनाब इसका मतलब बी इनवर्स मेरे पास आ जाएगा वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन डिवाइडेड विथ वन। अब वन को लिखें, लिखें, आपकी मर्जी। बी इनवर्स निकाल दिया। चलें जी, अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलें जी, अब ए के साथ करेंगे, दोनों के जगहें चेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों के साइन, तो माइनस टू और जीरो डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट आपके पास होगा वन वन जा वन, हमेशा माइनस, टू जीरो जा जीरो। तो नीचे वही वन बच रहा है, यानी ए इनवर्स भी किसके बराबर आ गया? वन, माइनस टू, जीरो, वन। ओके, एंड फाइनली
अब मुझे क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स जो मेरे इस आंसर के बराबर हो। ओके जी, मैंने लिखा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। बी की वैल्यू, बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास ये रही 1001, और ए की वैल्यू 1 - 2 0 1। पिछली बार मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था, ये आपकी बार एक शॉर्टकट दे रहा हूं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 1 ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती है, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो ये मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ और आपकी बार शॉर्टकट कर रहा हूँ। और आप देखें, मेरे पास ए बी इनवर्स का आंसर 1 - 2 0 1, और बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर भी यही आ रहा है 1 - 2 0 1। हैंस प्रूव, ये 4 मार्क्स हमारे हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ, कंस्ट्रक्शन दोस्तों। अब हम कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं, और चलें जी आपको कंस्ट्रक्शन भी करके दिखाते हैं। कहता है यूजिंग कंपास ड्रॉ एल्टीट्यूड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल एंड आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब ये कॉन्करेंसी क्या होता है बिल्कुल बताते हैं, एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है वो भी बताते हैं। चले आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसको। अब मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड बेसिकली एक लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनाती है। ये कहलाता है एल्टीट्यूड। यानी वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनाएगी। वर्टेक्स से स्टार्ट होगी, अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनाएगी। और ये तीनों वर्टेक्स, तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मीट करते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं कॉन्करेंसी पॉइंट। यानी इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंसी पॉइंट। और उसने हमने यही कहा है कि 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करो और कॉन्करेंसी पॉइंट फाइंड करके बताओ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। जाहिर बात है मैं यहाँ पर कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप जो मेरे साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ हर स्टेप मेरे साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी बना पाऊंगा और आप भी बना पाएंगे। ओके, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बी से एल्टीट्यूड बनाना स्टार्ट करता हूँ, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बी पे सेंटर रखना होगा और कंपास को इतना ओपन करना होगा कि वो अपोजिट साइड को दो पार्ट पे, अपोजिट साइड पे, ओके जस्ट अ मिनट, अपोजिट साइड पे दो जगह पे टकरा जाए। ओके, देखते हैं इसको, दो जगह पे टकरा जाए। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे भी। आई होप दो जगह पे टकरा जाएगा ये। 1 और 2। ओके, ऑलमोस्ट दो जगह पे ये टकरा गया है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये है जहां वो टकरा रहा है, और एक पॉइंट ये है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूं। आप भी मेरे साथ स्टेप करते जाएं। अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं तेज कर रहा हूं तो वीडियो को रोक लीजिए और वापस वहीं से स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, अब मैंने ये ढूंढ लिया है। अब मेरा टास्क क्या होगा, मैं एक कंपास को यहाँ रखूंगा और ये जो मेरे दो रेड निशानात बनाए, इतना कंपास को ओपन करूंगा। आई होप आप ये देख चुके होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंपास ऐसे सामने की तरफ दो आर्क बनाऊंगा। यानी ये मेरा पहला आर्क बन रहा है, और कंपास की जगह चेंज करूंगा, अब रेड जगह पे जाऊंगा। कंपास को जितना ओपन किया है उतना ही रखिएगा, चेंजिंग मत कीजिएगा, ये ध्यान में रखें। और फिर मैं इसको एक आर्क लगा दूं। तो ये मेरा पहला आर्क मेरे पास आ गया। फिर मैं बी से एक, बी से पॉइंट लूंगा, और ये जो यहाँ पर मीट कर रहा है मैं एग्जैक्टली इसको कंबाइन कर दूंगा। ये मेरा पहला एल्टीट्यूड बन गया है। यानी दिस इज माय फर्स्ट एल्टीट्यूड।
चले आइए अब दूसरा एल्टीट्यूड बनाते हैं। यही स्टेप वापस सारे के सारे यही स्टेप वापस होंगे। मैंने ए से बनाया, चले अब सी से बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, मैंने सी को सेंटर रखा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको इस तरह से कर सकूं कि आपको डिफिकल्टी ना हो, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये दो जगह से टकरा जाए। ओके, मैंने ऐसे बनाया। कोई बात नहीं, अगर ये बाहर जा रहा है कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अगर अब ये बाहर जा रहा है आप तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे भाई। तो ऐसे करेंगे कि इसको एक्सटेंड कर देंगे खाली। कैसे? ये लाइन है, इसको खाली एक्सटेंड कर देंगे और देख लेंगे कौन से दो पॉइंट्स हमें मिले हैं अब की बार। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला है और दूसरा पॉइंट ये मिला है। ओके, नाउ अब कंपास को उठाइए, किसी एक सेंटर पे रखिए और फिर कंपास को मूव कीजिए और कोशिश कीजिए दूसरे तक चला जाए। ओके, देखिए ये इसको अरेंज कर सकें। यस, आई होप मैंने सही किया, थोड़ा सा पीछे कर दिया। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गड़बड़ तो मेरे पास हो सकती है क्योंकि मैं हाथ से नहीं बना रहा हूँ, मैं थ्रू टैब बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे और आपको ये बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि मैं सारे स्टेप डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब इसको पीछे करें और यहाँ पर एक अर्क ऐसे बनाएं, दिस वन। अब इसको उठा लें। ओके, तो लेट मी ट्राई कि मैं इसको भी बना पाऊं। यस, ओके। और अब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा और मुझे डेफिनेटली खाली एक ये पॉइंट चाहिए। थोड़ी डिफिकल्टी जरूर हो रही है मुझे, पर आई होप आपको डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि आपके लिए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सी से एक लाइन बनाऊंगा और इससे मीट करवा दूंगा। ये मेरा सेकंड एल्टीट्यूड बन गया। अब मैं तीसरा एल्टीट्यूड बनाऊंगा। आई होप मेरा एल्टीट्यूड मीट कर जाए। चलें जी, थर्ड वन। सी को सेंटर रखूंगा और कोशिश करूंगा इसको थोड़ा कम कर लूं और कोशिश करूंगा कि वो दो जगह से टकरा जाए। ओके, वन एंड सेकंड, बिंगो, दो जगह से टकरा गया। चलें जी, अब इसका पॉइंट देता हूँ, एक ये वाला होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा। चलें जी, कंपास को अब उठा लेता हूँ और यही काम इसके साथ भी करता हूँ। ये किया। ओके, इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ। ये लाइन हो गई। आई होप बिल्कुल तो एक्यूरेसी नहीं है, पर कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जितना एक्यूरेट हो सके। ओके, अब नीचे एक आर्क बनाऊंगा ऐसे और फिर कंपास को चेंज करूंगा, सेंटर चेंज करूंगा और फिर एक आर्क बनाऊंगा जो इसको टकरा जाएगा। बिंगो, अब ये तीसरी लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, जो एक से स्टार्ट होगी और इसको नीच करेगी और काफी हद तक मेरा एक्यूरेट एक ही पॉइंट पे टकरा रहा है काफी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने भी ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ लिया होगा, तरीका आपको आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वेरी गुड।
चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अच्छा जी, वो क्या क्या कह रहा है? इन अ गिवन डायग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। जल्दी से मैं ये 5 लिख लूं, ठीक है ना? और बाकी तो मुझे नहीं दिया हुआ। पैरेललोग्राम एंड पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम एंड बी सी बी से लेकर सी तक, ओके। parallelogram and the side BC of a parallelogram is passing through the midpoint of AE, A और E। तो ये जो BC है, ये कह रहा है BC BC of parallelogram is passing through the midpoint of AE, AE। तो ये B है, midpoint है AE का, और ED का, E से लेकर डी तक। अच्छा, तो ये कह रहा है ये दो मिड पॉइंट है। ये जो बी सी है ना, ये आपके पास ए ई और ई डी के मिड पॉइंट से गुजर रहा है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट होना। अच्छा जी, इसका मतलब बिंगो, अगर ये 5 होगा तो बच्चों ये भी 5 होगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना? ये 5 और ये 5 हो गया, और ये 6, अगर ये 6 दिया हुआ है बच्चों, दिस इज 6, आपके पास ये 6 है तो फिर ये भी 6 के बराबर। यानी अगर एफ से डी 6 के बराबर है तो ई से एफ 6 के बराबर होगा। रीजन बहुत सिंपल है, एफ मिड पॉइंट है किसका? ई से डी का। ओके, दैट्स नाइस। अब हमसे ये क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं। ओके, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो ये वाली बात इससे हमें ऊपर बता, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए से डी। तो भाई ए से डी, ओके, मुझे ए से डी फाइंड करना है। तो ए से डी, ए से डी, ओके, ये भी आसान है भाई। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास एक थ्योरम है, अगर ट्राइंगल आपके पास हो और एक लाइन जैसे बी सी लाइन आपके पास मिड पॉइंट पे बनी हो, और तो ये जो लाइन होती है इसकी लेंथ, यानी बी एफ की जो लेंथ होगी, ये बी एफ की लेंथ एक्चुअली आधी होगी ए डी के लेंथ, ए डी की लेंथ है। यानी आपके पास ए डी की लेंथ के आधी होगी, या बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू ऊपर ले जाऊंगा, 2 टाइम्स ऑफ डी एफ आपके पास ए डी के बराबर होगा। एक ही बात है। और आपको क्या फाइंड करना? ए डी। तो बी एफ आपको दिया हुआ है 5 के बराबर, तो यहां रख लीजिए 5। तो इसका मतलब ए डी की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे चलते हैं। डीई, डी से ई, भाई डी से ई मैंने फाइंड कर लिया, 5 है। एक मार्क्स का बस 5 लिखेंगे, आंसर दे देगा। और रीजन सिंपल है, ये बी जो है मिड पॉइंट है ए ई का। अच्छा, सी एफ, सी से लेकर एफ तक फाइंड करना है। ओके भाई, अगर ये 10 है, अभी निकाल लिया ना, 10 है ये, और ये 5 है, तो ये टोटल, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती है, ए डी और बी एफ बिल्कुल बराबर होंगी, तो अगर ये 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि ये टोटल 10 है तो ये भी टोटल 10 होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना पड़ेगा, तभी तो 10 होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर भी 5 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। बी आपके पास अब कैसे होगा? अच्छा, इसको बहुत तफसील से इन्होंने शो किया है। एक लाइफ एग्जाम्पल की तरह से इन्होंने वर्किंग करने की कोशिश की है। तो जल्दी से पहले मुझे कुछ आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन सेगमेंट है। मैं फिर इसके बाद ये क्वेश्चन रीड करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। एक लाइन सेगमेंट है और आपके पास एक लाइन इस लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। तो इसकी खासियत क्या होती है? ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है। अगर मैं ए कह रहा हूँ, इसको सी कह रहा हूँ,
इसको बी कह रहा हूं, तो मैं कहूंगा ए सी बराबर होगा सी बी के, और ये 90 का एंगल बनाती है। अब एक्स्ट्रा खास चीजें क्या होती हैं इसकी? एक्स्ट्रा खास चीजें ये होती हैं कि अगर मैं इस लाइन पे, ये जो लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट लूं और इसको एंड पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट से मिलाऊं, तो ये लेंथ आपके पास एग्जैक्टली बराबर आती है, ये लेंथ एग्जैक्टली बराबर आती है। अब ये कहीं से भी मैं इसको मिला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे मिला रहा हूं, यहां से भी कर रहा हूं, तो ये लेंथ भी एग्जैक्टली दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। कहीं से भी मैं इसको मिला सकता हूँ, ये मैं कहीं से भी मिला सकता हूँ। यानी अगर मैंने इस ये पॉइंट लिया इस लाइन सेगमेंट में और इसके एंड पॉइंट से कंटिन्यू किया है, तो ये भी एग्जैक्टली बराबर हो। आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात क्या है आपके पास? नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक एंगल बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है और एक लाइन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े, यानी ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली बराबर हो, इस लाइन को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, एंगल को तो दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, एंगल बाइसेक्टर। अब इस लाइन को, ये एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है? अगर मैं यहां से कोई भी पॉइंट लूं, कोई भी पॉइंट लूं और यहां पर 90 का एंगल बनाऊं, कोई भी पॉइंट लूं और 90 का डिस्टेंस यहां पर ये बनाऊं, ये 90 का एंगल हो, ये भी 90 का एंगल हो, तो ये लेंथ भी आपस में एग्जैक्टली बराबर हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बराबर होती है। यानी अगर मैं कोई और पॉइंट भी लूं तो कोई इश्यू नहीं है, मैं दूसरा कोई भी पॉइंट ले सकता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी ले सकता हूँ और दोनों पे 90 का एंगल, यानी डिस्टेंस ले रहा हूं मैं दोनों आपके पास साइड से। अगर ये 90 का एंगल बना हुआ है तो ये लेंथ भी बराबर होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही डिस्टेंस होंगे, मैं कह रहा हूँ ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी और ये लेंथ इस लेंथ की। ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोल रहा है, सारा वाज प्लेइंग विद द थ्रेड कनेक्टेड टू पिन ऑन दी सॉफ्ट बोर्ड। भाई एक थ्रेड पिन है, एक सॉफ्ट बोर्ड है, उसमें ये पिन्स आपके पास वो लगा रही है, पिन्स। द पोजीशन ऑफ अ पिन्स वर लेबल यू है, आपके पास वी है, दिस इज वी, एक्स है और डब्ल्यू, ये पिन्स लगी हुई है। तो ये एक किस्म का शेप ले लिया है इसने। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये मेजरमेंट 4 है, ये मेजरमेंट 7 है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने दिया है। शी ऑब्जर्व दैट द एंगल यू वी एक्स, यू वी एक्स यानी ये एंगल, एंड डब्ल्यू वी एक्स ये एंगल दोनों के दोनों इक्वल है। वो कह रहा है ये दो एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये बात हुई कि आपके पास ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट बनी है, ये लाइन सेगमेंट, इसको मैं कह सकता हूं एंगल बाइसेक्टर। मैंने भी बताया था, अगर दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगी तो एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर मुझे ये पता है एंगल बाइसेक्टर, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साइड से जो इनकी लेंथ होती है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर में कोई पॉइंट लूं और मैं इनकी साइड से लेंथ लूं 90 डिग्री का, तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा। यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 आपके पास होगा। ठीक है, एक बात हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है? ये नेक्स्ट आपके पास कह रहा है, शी ऑब्जर्व दैट, ये चलो एंगल की बात हो गई, एंड द थ्रेड एक्स बी, एक्स बी यानी ये यही येलो थ्रेड जो मैंने अभी बनाई है, थ्रेड एक्स बी बाइसेक्ट द थ्रेड कनेक्टेड टू यू वी, यू और ये यू और डब्ल्यू, यू डब्ल्यू को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट दी कनेक्ट यू वी एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि ये वाली लेंथ एग्जैक्टली बराबर आपके पास होगी इस वाली लेंथ के। तो ये बाइसेक्ट का मतलब होगा, यानी कि अगर ये 3 होगा तो इसको भी 3 होना चाहिए। ठीक है, ये बाइसेक्ट का मतलब होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी।
और जैसे मैंने आपसे कहा था भाई, ये एंड पॉइंट से, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर पे ये है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 आपके पास होगा। और एंड पॉइंट से ये, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 90 का एंगल बना रहा है, तो ये यहां से भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि एंड पॉइंट से इसके डिस्टेंस बराबर होते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर से भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखें वो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ थ्रेड कनेक्टेड यू एंड वी। यू से वी तक का आपने बताना है। अच्छा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल, सॉरी, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 का, तो मैंने आपको बताया था कि ये लेंथ, आपके पास ये लेंथ और ये एंड पॉइंट से ये लेंथ, ये एग्जैक्टली बराबर होगी। तो ये आपके पास 7 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 7 होगा। तो सिंपल 7 आप आंसर लिख देंगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ थ्रेड कनेक्टेड डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू से लेकर एक्स तक, डब्ल्यू से लेकर एक्स तक, अगर ये 4 है तो ये भी आपके पास 4 होगा। और कह रहा है what should be the maximum length of a thread required to connect u U से W। अच्छा जी, U से लेकर W तक, तो ये 3 होगा और ये 3 होगा, तो टोटल आपके पास कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा टेक्निकल जरूर बनाया था पर इतना मुश्किल नहीं था। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। बिल्कुल जी, लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। इन द गिविंग डायग्राम ए ई, ए से लेकर ई तक ये 9 है, ई से लेकर सी तक, ई से लेकर सी तक ये 6 है, डी से ई तक, डी से लेकर ई तक ये आपके पास 12 है। ओके, एंड बी से सी तक ये 20 आपके पास दिया हुआ है। ओके, और फाइंड क्या करना है, प्रूफ दैट द ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी से। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए करना क्या है, बहुत सिंपल भाई। अगर मैं ए डी को, अगर मैं अगर मैं ए डी को डिवाइड करूं ए बी से, तो इसका आंसर बराबर होना चाहिए डीई को डिवाइड करूं बीसी से, इसका आंसर बराबर होना चाहिए एई को डिवाइड करूं एसी से। मैं अगर ये प्रूव कर जाऊंगा, तो मैं ये प्रूव कर जाऊंगा कि मेरी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर आपके पास है। अच्छा, अब जो उसने मुझे मेजरमेंट दी है उसके हिसाब से ट्राइंगल कौन सी है, मैं ट्राइंगल भी यहाँ आइडेंटिफाई कर लूं। मेरी पहली ट्राइंगल है ए डी ई। चलें जी, ये मेरा ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल है। ओके, दूसरी ट्रायंगल मेरे पास कौन सी दे रहा है, ये दूसरी ट्रायंगल कह रहा है मेरे पास ए बी सी, तो ये बड़ा वाला ए बी सी। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर की डिस्कशन हो रही है। ओके, अब मैं निकालूंगा ए डी। ए डी तो मुझे दिया हुआ नहीं है इसने। इन दी डायग्राम ए ई, मुझे ए से ई दिया हुआ है, ई से सी दिया हुआ था, डी से ई दिया हुआ था और बी से सी दिया हुआ था। प्रूव दैट द ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी सिमिलर। तो यहां से मेरे पास दो दो साइडें तो दी हुई हैं, तो मैं कम से कम दो साइड को प्रूव कर सकता हूँ। 9 और 6, ये हो जाएगा 15, यानी ए से ई, ए से सी 15। तो चले मैं ये यूज करने की कोशिश करता हूँ, जो जो मुझे दिया हुआ है, और बी सी वाला मैं ये वाला यूज करता हूँ, देखता हूँ ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर ये दो बराबर होंगे तो फिर तीसरा भी डेफिनेटली बराबर होना ही होना। तो मैं करूंगा डी डी ई, जो मुझे डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से, बी सी और ए ई और ए सी। तो डी ई, मेरे पास ये डी है और ये ई है, तो डी ई 12 के बराबर है
और BC, BC 20 के बराबर। ओके, AE, ए से ई 9 के बराबर है, और ए से सी जब मैंने कलेक्ट किया तो वो 15 के बराबर है। अच्छा जी, अब चेक कर लेते हैं कैंसिल आउट करके। तो ये 2 के टेबल से 6 टाइम्स, बल्कि 3 का टेबल लगाते हैं 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। और अगर मैं यहाँ 3 का टेबल लगाऊं तो 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। आप देख सकते हैं दोनों एग्जैक्टली बराबर है। तो ये शो कर रहा है कि मेरे पास ये जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर हैं जी। तीनों भी वेरीफाई करने किए जा सकते थे अगर तीसरे का डेटा भी मुझे दिया जाता, मगर तीसरे का डेटा मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। इसी वजह से मैं अगर 2 को भी वेरीफाई कर देता हूँ तो तब भी ये ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर शो हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ज्योमेट्री की तमाम वीडियोस ऑलरेडी 9 की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपको बहुत तफसील से हर चीज सीखनी है तो वो वीडियोस भी आप विजिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।